बच्चों, आज की क्लास में हम लोग ITI संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2011 में पूछे गए सामान्य ज्ञान के प्रश्न को लेकर उपस्थित हुए हैं। तो जैसा कि आपका पहला प्रश्न है, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में प्रयोग होता था। ठीक है, तो यानी कि प्रश्न पूछा जा रहा है कि प्रथम पीढ़ी के जो कंप्यूटर थे यानी कि फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर जो थे उसमें आपको जो प्रयोग होता था उसका नाम आपको बताना है वैक्यूम ट्यूब। क्या प्रयोग होता था? वैक्यूम ट्यूब। प्रथम पीढ़ी के जो कंप्यूटर होते थे उसमें किसका प्रयोग होता था? वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग होता था। याद रखिएगा कि प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में किसका प्रयोग होता था? वैक्यूम ट्यूब। तो बताइए कि कंप्यूटर का हिंदी क्या होता है? संगणक होता है। क्या होता है? कंप्यूटर का हिंदी क्या होता है? संगणक होता है। और कंप्यूटर का खोज जो है जो किसके द्वारा किया गया बताइए? चार्ल्स बेबेज के द्वारा। किसके द्वारा? चार्ल्स बेबेज के द्वारा। और प्रथम पीढ़ी का जो कंप्यूटर था उस कंप्यूटर में आपको किसका प्रयोग किया गया था? तो वैक्यूम ट्यूब का। अगला प्रश्न है, किस प्रसिद्ध अभिनेता का वास्तविक नाम के गांगुली है? के गांगुली है ना। किस प्रसिद्ध अभिनेता को अंग्रेजी में हम क्या कहते हैं बताए थे? एक्टर कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्टर। किस एक्टर का वास्तविक नाम के गांगुली है? तो याद रखिएगा अशोक कुमार का वास्तविक नाम जो है वो के गांगुली है। के गांगुली किसका वास्तविक नाम है? अशोक कुमार। बिल्कुल। के गांगुली का वास्तविक नाम क्या है? तो अशोक कुमार। के गांगुली का वास्तविक नाम क्या है? अशोक कुमार है। अगला प्रश्न है, किसने भारतीय ग्रामीण शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 2 अरब डॉलर देना स्वीकार किया? उनका नाम है बिल गेट्स। बिल गेट्स जो है भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा के क्षेत्र में बढ़ावा देने के लिए 2 अरब डॉलर देने के लिए राजी हो गया। याद रखिए, बहुत ही बड़ा काम किया था भारत के लिए। भारत के ग्रामीण इलाका में रह रहे लोगों के बच्चों को पढ़ाई लिखाई के लिए, शिक्षा में बढ़ोतरी के लिए कितना पैसा देने के लिए स्वीकार किया था? 2 अरब डॉलर। तो किसने स्वीकार किया था? बिल गेट्स ने। किसने स्वीकार किया था? बिल गेट्स ने। अगला प्रश्न है, 2010 में RBI का गवर्नर कौन रहा है? 2010 की बात आपको बताना है कि RBI का गवर्नर कौन रहा? तो सुब्बा राव। 2010 में RBI का गवर्नर कौन था? सुब्बा राव। बताइए, सुब्बा राव जो है वो क्या थे? RBI के गवर्नर थे। सुब्बा राव RBI के गवर्नर कब रहे थे? 2010 में। RBI के गवर्नर सुब्बा राव कब बने थे? 2010 में। बिल्कुल। और किस बैंक के गवर्नर बने थे? RBI का फुल फॉर्म बताइए। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अगला प्रश्न है, वह भारतीय वित्त मंत्री कौन थे जिन्होंने 2010 का संघीय बजट प्रस्तुत किया था? है ना। वह भारतीय वित्त मंत्री कौन थे जिसने 2010 का संघीय बजट प्रस्तुत किया था? तो उनका नाम है आपको प्रणब मुखर्जी। यानी कि 2010 अगर आपसे पूछे कि प्रणब मुखर्जी जो थे वह आपको भारत के वित्त मंत्री के रूप में कब रहे थे? 2010 ईस्वी के समय। ठीक है, तो याद रखिएगा वह भारतीय वित्त मंत्री कौन थे जिसने 2010 का संघीय बजट प्रस्तुत किया था? तो उनका नाम है आपको प्रणब मुखर्जी। क्या नाम है? प्रणब मुखर्जी। आपका अगला प्रश्न है, किस देश की टीम ब्लैक कैप कहलाती है? ब्लैक मतलब काला, कैप मतलब टोपी, यानी कि काली टोपी कहलाती है। किस देश की टीम कहलाती है? तो न्यूजीलैंड की। न्यूजीलैंड की जो टीम है वो आपको क्या कहलाती है? ब्लैक कैप। क्या कहलाती है? ब्लैक कैप। किस देश की टीम ब्लैक कैप के नाम से जानी जाती है? न्यूजीलैंड। अगला प्रश्न है, विशेषण ओवाइन किसके लिए प्रयुक्त होता है? तो भेड़ के लिए। किसके लिए प्रयुक्त होता है? भेड़ के लिए। विशेषण ओवाइन किसके लिए प्रयुक्त होता है? भेड़ के लिए। बिल्कुल, ओवाइन जो है आपको भेड़ के लिए इस ओवाइन वर्ड का प्रयोग किया जाता है। तो बताइए कि ब्लैक कैप के नाम से किस देश की टीम को जाना जाता है? न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड के टीम को जाना जाता है। और ओवाइन जो है किसके लिए प्रयोग किया जाता है? भेड़ के लिए। अगला प्रश्न है, विश्व में सर्वाधिक उगाई जाने वाली फसल कौन सी है? बताइए। विश्व में सबसे अधिक उगाई जाने वाली जो फसल है वो चावल है। विश्व में सबसे अधिक उगाई जाने वाली फसल कौन सी है? चावल। इसको भी कर लीजिए और याद रखिए, जरा सोच के देखिए, पूरे विश्व में सबसे अधिक कौन सा फसल उगाया जाता है? चावल उगाया जाता है। अगला प्रश्न है, 2010 में USA में यानी कि अमेरिका में भारत के राजदूत कौन थे? 2010 ईस्वी में अमेरिका में भारत के राजदूत मीरा शंकर थे। कौन थे? मीरा शंकर। 2010 में USA में भारत के राजदूत कौन थे? मीरा शंकर थे। अगला प्रश्न है, किस खेल में हॉक आई
तकनीक का प्रयोग क्या आता है? किस खेल में हॉक आई तकनीक का प्रयोग क्या आता है? तो इसका राइट आंसर आपको हो जाएगा क्रिकेट में। हॉक आई क्रिकेट हॉक आई एक टेक्निक है, और जिस टेक्निक का प्रयोग जो क्या आता है आपको किसमें, तो क्रिकेट में क्या आता है, किसमें क्या आता है? इस प्रश्न को गलती करवाने के लिए ऑप्शन ए में हॉकी दे दिया है, बच्चे उसको जोड़ करके हॉकी में जरूर लगा देते कि नहीं लगाते, इसलिए याद रखिएगा कि हॉक आई वाला जो प्रश्न है 10 नंबर उसको भी कर लीजिए, है ना। हॉक आई तकनीक का प्रयोग किस खेल के लिए होता है? तो क्रिकेट के लिए होता है। बताइए क्रिकेट के एक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं? 11 खिलाड़ी होते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार भारत में कितनी क्षेत्रीय भाषाएं हैं? भारतीय संविधान के अनुसार भारत में कितनी क्षेत्रीय भाषाएं हैं? तो 22 भाषाएं। कितनी भाषाएं हैं? तो बताइए कि भारतीय संविधान में 22 भाषाओं का वर्णन किस अनुसूची में किया गया है? 8वीं अनुसूची में। अगला प्रश्न है कि नाइट्रोजन का खोज जो है वो किनके द्वारा किया गया? नाइट्रोजन का खोज आपको रदरफोर्ड के द्वारा, किसके द्वारा किया गया है? अब कुछ बच्चों को यहाँ पर प्रश्न में कन्फ्यूजन उत्पन्न हुआ होगा कि न्यूट्रॉन का खोज रदरफोर्ड ने किया था। भाई साहब देखिए, न्यूट्रॉन का खोज चैडविक ने किया था, जेम्स चैडविक ने किया था। नाइट्रोजन का खोज जो है सो रदरफोर्ड के द्वारा ही किया गया था। और आप प्रश्न पूछे कि ऑक्सीजन का खोज किसने किया, तो याद रखिएगा कि ऑक्सीजन का खोज प्रिस्टली के द्वारा किया गया। किसके द्वारा किया गया है? अगला प्रश्न है किसने नायलॉन का आविष्कार किया? किसकी आविष्कार की चर्चा कर रहे हैं हम लोग? नायलॉन का आविष्कार किसके द्वारा किया गया है? कैरो थर्स के द्वारा। किसके द्वारा किया गया है? नायलॉन का आविष्कार किसके द्वारा किया गया है? थर्स के द्वारा किया गया है। अगला प्रश्न है कि डार्विन के साथ, किसके साथ? डार्विन के साथ किसे जैव विकास का सिद्धांत प्रस्तुत करने का श्रेय दिया जाता है? तो उसका आंसर हो जाएगा आपको वॉलेस। क्या हो जाएगा? वॉलेस। प्रश्न फिर से पढ़िए आप लोग देख करके। डार्विन के साथ जैव विकास प्रस्तुत करने का श्रेय दिया जाता है वॉलेस को। किसको दिया जाता है? वॉलेस। अगला प्रश्न है किस प्रधानमंत्री ने मंडल आयोग की रिपोर्ट पर, किस आयोग की रिपोर्ट पर? मंडल आयोग की रिपोर्ट पर अमल करना निर्धारित किया था। ठीक है ना। तो किस प्रधानमंत्री ने मंडल आयोग की रिपोर्ट पर अमल करना निर्धारित किया था? तो उसका आंसर हो जाएगा आपको बीपी सिंह। क्या हो जाएगा? बीपी सिंह। किस प्रधानमंत्री ने मंडल आयोग की रिपोर्ट पर अमल करना निर्धारित किया था? बीपी सिंह। फिर अगला प्रश्न है आपका ईंधन अनुसंधान संस्थान, बोलिएगा जरा। ईंधन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो धनबाद में। कहाँ पर? धनबाद में। तो याद रखिए 16 नंबर प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है, इसको भी कर लीजिए। और धनबाद कहाँ है? तो धनबाद याद रखिएगा झारखंड में। कहाँ पर है? ईंधन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो यह आपको जो है ईंधन अनुसंधान संस्थान जो है, ईंधन अनुसंधान संस्थान आपको धनबाद में है। धनबाद कहाँ पर है? झारखंड में है। चलिए अगला प्रश्न है कि चोल वंश के संस्थापक कौन है? चोल वंश के जो संस्थापक हैं उनका नाम है आपको विजयालय। क्या नाम है? विजयालय। चोल वंश के जो संस्थापक है उनका नाम क्या था? विजयालय था। ठीक है। और इसके बाद अगला प्रश्न है जालियांवाला बाग हत्याकांड से संबंधित। तो पहले बता दीजिए कि जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को। सही बताया आप लोग। तो जालियांवाला बाग हत्याकांड जो है 1919 में निहत्थों पर गोली चलाने वाले को किस राष्ट्रवादी ने गोली मार दी थी? यानी कि 1919 ईस्वी में जो जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था उसमें जो भारत के तरफ से कुछ निहत्थे लोग थे, निहत्थे का मतलब जिसके हाथ में कोई हथियार नहीं था, उसको कहा गया निहत्था। तो निहत्थे लोगों पर जो गोली चलाने का काम किया, लेकिन उस गोली चलाने वाले को भी मार दिया। तो कौन मार दिया? तो उधम सिंह मार दिया। लेकिन अगर आपसे पूछे कि जालियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था उसमें निहत्थे लोगों पर गोली किसने चलाई थी? तो जनरल ओ डायर ने चलाई थी। लेकिन उस जनरल ओ डायर को भी गोली मार दिया। और वो कौन मार दिया? उधम सिंह। कौन मार दिया? उधम सिंह मार दिया। तो बताइए उधम सिंह अच्छा किया कि गलत किया? अच्छा किया। देखिए भाई अच्छा नहीं, बहुत ही अच्छा किया है, क्योंकि निहत्थे लोगों पर गोली चलाया और उसको भी गोली लगा दिया, तो बहुत अच्छा किया ना। अगला प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो पहला अधिवेशन हुआ था वो आपको बम्बई में हुआ था। कहाँ हुआ था? बम्बई में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? बम्बई में। बताइए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1850 ईस्वी में। कब हुई थी? 1850 ईस्वी में। अगला प्रश्न है भारत की स्वतंत्रता के समय, VVI कर लीजिए सबसे पहले 20 नंबर प्रश्न को। भारत की स्वतंत्रता के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? बहुत बार प्रश्न पूछा जा चुका है। भारत की स्वतंत्रता के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? एटली थे। एटली का पूरा नाम क्लीमेंट एटली देखने को मिलेगा आपको। क्लीमेंट एटली या क्लेमेंट एटली बात बराबर है, एटली यहाँ पर शॉर्ट में दिया है। तो याद रखिए कि भारत की आज़ादी के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? एटली थे। अगला प्रश्न है
ब्रिटिश भारत में पहला डाक टिकट कहाँ जारी किए गए थे? तो कराची में। कहाँ पर जारी किए थे? ब्रिटिश भारत में पहला डाक टिकट कहाँ जारी किए गए थे? कराची में जारी किए गए थे। अगला प्रश्न है, मेन कैंप के लेखक कौन है? तो देखिए, मेन कैंप का हिंदी समझ लीजिए। मेन कैंप का हिंदी होता है मेरा संघर्ष होता है। क्या होता है? मेरा संघर्ष। ठीक है, तो याद रखिएगा, मेन कैंप का हिंदी मेरा संघर्ष होता है। और मेन कैंप पूछे या मेरा संघर्ष पूछे, उसके लेखक कौन है? तो उनके लेखक एडोल्फ हिटलर जी थे। कौन थे? एडोल्फ हिटलर थे। तो बताइए कि एडोल्फ हिटलर जी किस पार्टी की स्थापना किए थे? नाजी पार्टी की स्थापना किए थे। किस पार्टी की स्थापना किए थे? बिल्कुल। और इनका पार्टी जो था वो तानाशाह था, जो बोल दिया वो आपको करना है। तो याद रखिएगा कि मेन कैंप के लेखक कौन है? एडोल्फ हिटलर। और मेरा संघर्ष के लेखक कौन थे? एडोल्फ हिटलर जो थे वो किस पार्टी के सदस्य थे? नाजी। वो तानाशाह पार्टी के थे और नाजी पार्टी की स्थापना किए थे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है। सन 1917 ईस्वी की जो क्रांति हुई थी, उससे पहले रूस का अंतिम राजा कौन था? 1917 ईस्वी की जो क्रांति हुई थी, तो रूस का राजा जो था उनका नाम था जार निकोलस द्वितीय। क्या नाम था? जार निकोलस द्वितीय। 1917 ईस्वी से पहले रूस का जो अंतिम राजा था उनका नाम क्या था? जार निकोलस द्वितीय था। अगला प्रश्न है, संयुक्त राज्य के किस राष्ट्रपति को दास प्रथा उन्मूलन, प्रश्न को भी व्याख्या कीजिए, दास प्रथा उन्मूलन का श्रेय दिया जाता है किनको? अब्राहम लिंकन को। किनको दिया जाता है? अगर आपसे पूछे कि संयुक्त राज्य के किस राष्ट्रपति को दास प्रथा उन्मूलन का श्रेय दिया जाता है, तो किनको दिया जाता है? अब्राहम लिंकन को दिया जाता है। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध मैग्ना कार्टा पर इंग्लैंड के किस राजा ने हस्ताक्षर किया था? तो मैग्ना कार्टा पर किंग जॉन नाम के जो राजा थे वही हस्ताक्षर किए थे। याद रखिएगा कि मैग्ना कार्टा पर इंग्लैंड के किस राजा ने हस्ताक्षर किए थे? किंग जॉन ने। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय शांति बनाए रखने के लिए, अंतर्राष्ट्रीय शांति का मतलब है ना, एक देश और दूसरे देश के बीच में किसी तरह का विवाद नहीं हो, तो उसी को शांति बनाए रखने के लिए संयुक्त राष्ट्र का एक कौन सा अंग है जो मुख्य रूप से उत्तरदायी है? तो याद रखिएगा सुरक्षा परिषद। और हम बताए थे कि सुरक्षा परिषद में कितने सदस्य हैं? 15 सदस्य हैं। 5 अस्थायी है और 10 अस्थायी है। और सुरक्षा परिषद के अंतर्गत कौन कौन से सदस्य अगर पूछे तो याद रखिए, अमेरिका था, ब्रिटेन था, चीन था, रूस था और फ्रांस था। इतने देश जो थे वो सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य थे। अगला प्रश्न है, सन 1907 ईस्वी की कांग्रेस के नरम दल और गरम दल के बीच में पड़ी फूट को एक और नाम से जाना जाता है। यानी कि नरम दल और गरम दल के बीच में जो अलगाववाद हुआ था दोनों के बीच में, उसको कौन सा फूट कहा जाता है? तो सूरत फूट। 1907 में ये सूरत अधिवेशन हुआ था, ये भी आपको याद होगा। और 1907 में ही आपको गरम दल और नरम दल के बीच में बंटवारा हो गया था। बात समझ में आया कि नहीं आया? जी। आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? ठीक है, तो आर्य समाज के जो संस्थापक थे स्वामी दयानंद सरस्वती। कौन थे? स्वामी दयानंद सरस्वती। ठीक है, तो यही एक नारा भी दिए थे, वेदों की और लौटो। किसने कहा था? स्वामी दयानंद सरस्वती। ठीक है, चलिए, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया? राजा ने किया। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, वर्साई की संधि, और यही संधि हुई थी जब द्वितीय विश्व युद्ध का समाप्ति हुआ था। वर्साई की संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे ताकि प्रथम विश्व युद्ध को समाप्त किया जा सके। ठीक है ना, प्रथम विश्व युद्ध को समाप्त किया जा सके। तो हम आपको बैक के क्लास में बताए थे, बैक का जो सेट था उस सेट में द्वितीय विश्व युद्ध की चर्चा कर दिए थे, जो कि थोड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया था। तो इसलिए जो है आप यहाँ पर याद रखिएगा। और 29 नंबर को भी अगर के भी चलेगा, बहुत बार पूछा गया ये प्रश्न भी, कि वर्साई की संधि जो हुई थी उस संधि पर हस्ताक्षर क्यों किया गया था? तो याद रखना है कि उस पर हस्ताक्षर इसलिए किया गया था ताकि प्रथम विश्व युद्ध जो चल रहा था उसकी समाप्ति की जा सके, उस पर रोक लगाया जा सके। तो याद रखिए कि प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति किस संधि के बाद हो गई थी? अगला प्रश्न है, शीत युद्ध। कौन सा युद्ध है? शीत युद्ध जो है मूल रूप से जिनके बीच संघर्ष था वो कौन कौन से देश थे? संयुक्त राज्य अमेरिका थे और भूतपूर्व सोवियत संघ जो है आपको रूस थे। यानी कि अमेरिका के बीच में और रूस के बीच में यह युद्ध हुआ था। कौन सा युद्ध है? शीत युद्ध। आपके लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न है ये वाला। तो शीत युद्ध किन किन देशों के बीच में हुआ था? अमेरिका और रूस के बीच में। अमेरिका और रूस के बीच में। शीत युद्ध किन किन देशों के बीच हुआ था? अमेरिका और रूस के बीच में हुआ था। अगला प्रश्न है, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ। ये भी प्रश्न पूछा जा चुका है ना, पीछे के सेट में हम पढ़ाए थे। माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ यानी कि सत्य के साथ मेरा प्रयोग,
यह किसने लिखा है? तो यह आपको महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया है। माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ जो है वो किनके द्वारा लिखा गया है? महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया है। अगला प्रश्न है पृथ्वी की परिधि है। अगला है चंद्रकांता संतति का लेखक कौन है? चंद्रकांता संतति का लेखक जो है देवकी नंदन खत्री जी हैं। कौन है? देवकी नंदन खत्री जी है। चंद्रकांता संतति के लेखक कौन है? देवकी नंदन खत्री जी हैं। ठीक है। इसके बाद जो आपका अगला प्रश्न है आपका राज्यसभा के सदस्यों के बीच में जो सदस्यों की चुनाव की जो विधि है वो कौन सी विधि है? प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, विवेक कीजिए। पहले राज्यसभा के सदस्यों की जो चुनाव की विधि है एकल संक्रमणीय मत प्रणाली। किस विधि के द्वारा? एकल संक्रमणीय मत प्रणाली है। बात समझ में आ रहा है? राज्यसभा के जो सदस्य के बीच में इलेक्शन होगा ना, राज्यसभा के सदस्यों के बीच में जो चुनाव की प्रक्रिया होगी एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा। प्रश्न को भी कर लिए ना? अगर भी नहीं कीजिएगा तो परीक्षा में बार बार ये पूछने देखने को मिलेगा। अगला प्रश्न है संसद की कौन सी समिति नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट की समीक्षा करती है? संसद की कौन सी समिति नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट की समीक्षा करती है? उनका नाम है लोक लेखा समिति। क्या नाम है? लोक लेखा समिति। संसद की कौन सी समिति है जो नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट की समीक्षा करती है? लोक लेखा समिति है जो कि नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट को तैयार करती है और उसकी समीक्षा भी करती है। किस समिति की चर्चा हो रही है? लोक लेखा समिति। अगला प्रश्न है सिख गुरु तेग बहादुर, मोस्ट वीवीआई कीजिए, वीवीआई नहीं ये मोस्ट वीवीआई है। सिख गुरु तेग बहादुर को किसने मृत्युदंड दिलवाया था? तो औरंगजेब, है ना। बहुत ही क्रूर प्रवृत्ति के थे ये। तो गुरु तेग बहादुर को मृत्युदंड की सजा जो दिलवाया गया था वो औरंगजेब के द्वारा। और जानते हैं कि इसको सजा कैसे दिया गया था? इसको जो है जब कहा मुस्लिम धर्म अपनाने के लिए और ये अपनाने से जब तैयार नहीं हुआ तब इनको जो है दो दीवारों के बीच में रख करके उसको प्लास्टर कर दिया गया, उसी में जाम कर दिया गया। बात समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? अगला प्रश्न है गुरु तेग बहादुर जो थे वह आपको सिखों के कौन से गुरु थे? इस प्रश्न को भी मोस्ट वीवीआई कीजिए। गुरु तेग बहादुर आपको 9वें सिख गुरु थे। क्या में सिख गुरु थे? 9वें सिख गुरु थे। अगला प्रश्न है मुद्रा यूरो जो है, यूरो मुद्रा कब प्रस्तुत की गई? तो 1999 ईस्वी में। यूरो मुद्रा कब प्रस्तुत की गई है? 1999 ईस्वी में प्रस्तुत की गई है। अगला प्रश्न है भारत में एक संकटग्रस्त प्रजाति घोषित की गई है। भारत में एक संकटग्रस्त का मतलब ये है कि उनको रहने के लिए जब जंगल है ना बहुत कम ही हो गए, जंगल की संख्या कमती गई तो उनको रहने में जो है सो दिक्कतें आ रही, क्योंकि छोटे छोटे जंगलों में जब रहते हैं तो मानव उनको देख लेते हैं और जब मानव उनको देखते हैं तो फिर उसका शिकार कर लेते हैं, इसलिए बेचारा संकट में पड़ गया है। तो ये याद रखिएगा कि संकटग्रस्त प्रजाति के अंदर क्या आता है? तो एशियाई शेर आता है। क्या आता है? एशियाई शेर आता है। अगला प्रश्न है किसी भी देश की प्रधानमंत्री बनने वाली प्रथम महिला कौन है? तो एस भंडार नायके। कौन है? एस भंडार नायके। किसी भी देश की प्रधानमंत्री बनने वाली प्रथम महिला, मतलब ये देश की चर्चा नहीं कर रहा है, लेकिन जितना भी देश है उस देश में सबसे पहले यही महिला आपको प्रधानमंत्री बनी थी और इसको मुझसे वीवीआई कर लीजिए। एस भंडार नायके। क्या नाम था? एस भंडार नायके, जो देश की प्रथम प्रधानमंत्री बनने वाली महिला थी। अगला प्रश्न है किस वर्ष अमेरिका में दास प्रथा समाप्ति कर? तो पहले मुझे यह बता दीजिए कि अमेरिका में दास प्रथा को समाप्त करने में है ना अमेरिका के किस राष्ट्रपति का योगदान है? आज ही पढ़ाए हैं, बताइए। अब्राहम लिंकन। क्या नाम है? अब्राहम लिंकन। और जानते हैं अब्राहम लिंकन जो समाप्त किए किस वर्ष? 1865 ईस्वी में। किस वर्ष समाप्त किया है? 1865 ईस्वी में दास प्रथा को समाप्ति करने में जो है विशेष श्रेय इनको दिया जाता है, विशेष योगदान दिया जाता है। किनको? अब्राहम लिंकन को। अगला प्रश्न है जब नदी समुद्र से मिलती है तो यह त्रिभुजाकार आकृति को दिखाती है। जब नदी कहाँ पर मिलती है? समुद्र में मिल जाती है तो यह कैसा बन जाता है? किस आकार का? त्रिभुजाकार बन जाता है। और यह त्रिभुजाकार जो बनता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो उसको हम लोग डेल्टा कहते हैं। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? डेल्टा कहते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन क्षेत्रफल में सबसे बड़ी झील है? यानी कि क्षेत्रफल के दृष्टि से
सबसे बड़ी झील जो है वो कौन सी है? सुपीरियर झील है। कौन सी झील है? क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी झील कौन सी है? और ये भी याद रखिएगा कि सुपीरियर झील जो है वो मीठे पानी का झील है। किस पानी का झील है? अगला प्रश्न है, पृथ्वी की जो परिधि है, पृथ्वी का जो परिधि है वो कितना है? तो इसकी परिधि है 40,000 किलोमीटर। कितनी परिधि है? 40,000 किलोमीटर। पृथ्वी की परिधि कितनी है? 40,000 किलोमीटर है। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है, कौन सा राज्य है जो ऊनी कपड़ों का सबसे बड़ा उत्पादन करता है? कौन सा राज्य है जो ऊनी कपड़ों का सबसे बड़ा उत्पादन करता है? तो याद रखिएगा पंजाब राज्य जो है वो ऊनी कपड़ा का सबसे अधिक उत्पादन करता है। तो बताइए कि पंजाब की राजधानी कहाँ है? चंडीगढ़ है। आपका अगला प्रश्न है कि कौन सी लकड़ी के कोयले में परिवर्तन की प्रथम अवस्था को प्रदर्शित करता है? लकड़ी के कोयले में परिवर्तन की प्रथम अवस्था को जो प्रदर्शित करता है, चलिए, तो यह लकड़ी के कोयले में परिवर्तन की प्रथम अवस्था है। लकड़ी के कोयले का मतलब समझ लीजिए, लकड़ी को जब हम जलाते हैं तो वो जल करके कोयला ही बन जाता है। तो वो जो कोयला आप देखते हैं वो लकड़ी को जलाने से कोयला बना है, जबकि धरती के नीचे से जो कोयला निकलता है वो लकड़ी के जलाने से नहीं बनता है। लाखों करोड़ों हजारों वर्ष पहले, है ना, जब दुनिया पलट जाती है उसके बाद जो है सो आपको बहुत सारी विभिन्न प्रकार के पदार्थ जो धरती के नीचे दब जाते हैं वही जीवाश्म बनते हैं और वही जीवाश्म आपको ईंधन बन जाता है। बात समझ में आ रहा है? तो वो कोयला अलग हुआ, जो कि उसमें अगर प्रथम कोटि की पूछेगा तो एंथ्रासाइट हो जाएगा। लेकिन लकड़ी के यहाँ पर प्रश्न क्या घुमाया है कि लकड़ी के कोयले में परिवर्तन की प्रथम अवस्था, मतलब लकड़ी का कोयला जो होता है तो प्रथम अवस्था जो है वो कौन सा है? तो पीट है। मतलब हम लोग जो लकड़ी जलाते हैं उससे जो कोयला बनता है वो किस कैटेगरी में आएगा? पीट कैटेगरी। मतलब कि सबसे निम्न कैटेगरी से 35 से 50% कार्बन की मात्रा पाई जाती है। ये कोयले की जो है चतुर्थ अवस्था है, सबसे निम्न कोटि की। अगला प्रश्न है कि किसने वह उपन्यास लिखा जिस पर कि चलचित्र स्लम डॉग मिलीनियर का निर्माण हुआ था? याद रखिएगा, प्रश्न भी आए हैं, किसने वह उपन्यास लिखा जिस पर चलचित्र स्लम डॉग मिलीनियर का निर्माण हुआ था? तो उसका नाम है आपको विकास स्वरूप। क्या नाम है? किसने वह उपन्यास लिखा जिस पर चलचित्र स्लम डॉग मिलीनियर का निर्माण हुआ था? तो उसका नाम क्या है बताइए उपन्यास का? विकास स्वरूप है। अब आपका अगला प्रश्न है, किसके आत्मकथा मेरा देश मेरा जीवन, यानी कि माई कंट्री माई लाइफ, मेरा देश मेरा जीवन, हिंदी अंग्रेजी में क्या कहेंगे? माई कंट्री माई लाइफ। यह जो है किसकी ऑटोबायोग्राफी है? ऑटोबायोग्राफी को हिंदी में कहते हैं आत्मकथा। तो यह लाल कृष्ण आडवाणी जी का जो है ये आत्मकथा है। याद रखिएगा, मेरा देश मेरा जीवन किसकी आत्मकथा है? लाल कृष्ण आडवाणी जी का है। और लास्ट का 2 प्रश्न बचा है। इससे पहले हम बता दें कि वीडियो यदि यूजफुल लगे, अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? बताइए, डेट के साथ बताना है आप लोग को। ये आपको 9 अगस्त 1942 को हुआ था, कहीं कहीं 8 अगस्त भी आपको देखने को मिलेगा। तो इसलिए याद रखिएगा कि भारत छोड़ो आंदोलन जो है 1942 ईस्वी को हुआ था। और 8 या 9 इस दोनों को आप याद रखिएगा। आंसर में जो आपको लगे कोई एक ही रहेगा, आप आंसर वो लगा दीजिएगा। तो बताइए कि भारत छोड़ो आंदोलन के तहत एक नारा दिया गया था, कौन सा नारा था? करो या मरो। भारत छोड़ो आंदोलन में कौन सा नारा दिया गया था? तो बताइए, अगला प्रश्न है आपका कि अंतर्राष्ट्रीय ट्रायल्स जिसमें पूर्व नाजी नेता दोषी करार दिए गए थे, है ना, नाजी नेता जो कि दोषी करार दिए गए थे, उनका नाम जो है न्यूरेमबर्ग ट्रायल्स है। क्या नाम है? न्यूरेमबर्ग ट्रायल्स। अंतर्राष्ट्रीय ट्रायल्स मतलब अंतर्राष्ट्रीय ट्रायल्स जो हुआ था उसमें पूर्व नाजी नेता दोषी करार दिए गए थे, और वो कौन थे? तो न्यूरेमबर्ग ट्रायल्स थे। कौन थे? न्यूरेमबर्ग ट्रायल्स। ठीक है। और आज का जो लास्ट प्रश्न है, 1639 ईस्वी में शाहजहां ने कहाँ से अपनी राजधानी दिल्ली स्थानांतरित कर ली थी? तो देखिए, दिल्ली जो स्थानांतरित किया था वो आगरा कर लिया था। कहाँ से? तो आगरा से। कहाँ से? तो आगरा से। बात समझ रहे हैं ना? कह रहा है कि 1639 में शाहजहां ने अपनी राजधानी आगरा से कहाँ पर स्थापित किया था? तो दिल्ली में। अपनी राजधानी दिल्ली स्थापित कर ली थी। कहाँ से? तो आगरा से। बात समझ रहे हैं? कहाँ से मतलब कहाँ से उठ के चली गई थी? आगरा से। कहाँ गई थी? दिल्ली। ठीक है, तो वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद।